Hello students, today we are starting the fourth chapter of our history book and the name of the chapter is the Mughal Empire, means the area covered by the Mughals, that is known as the empire. So let us start. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the मिडल एजेस। तो बेटे यहाँ बताया गया है कि मध्यकाल में किसी भी रूलर के लिए पूरे इतने बड़े भारत पर मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट जैसे बड़ा जो क्षेत्र है इस पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे उनके बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं थी। जैसे उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, उनका रहन सहन अलग था, उनके कल्चर्स अलग थे। तो किसी भी एरिया पर जो कि इतना ज़्यादा डाइवर्स है, जितने ज़्यादा विभिन्नताएं हैं उस एरिया में, तो उस पर अपना कंट्रोल बनाना काफ़ी मुश्किल काम था। Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. तो जैसा बेटे जो मुगल्स के पूर्वज थे उनसे बिल्कुल विपरीत जो मुगल थे, उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया और वो कार्य पूरा किया उन्होंने जो अब तक केवल सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक संभव था कि भारत पर कंट्रोल करना। तो पहले सिर्फ छोटे से समय के लिए वो भारत पर कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन अब मुगल्स ने पूरे भारत पर कंट्रोल कर लिया था। So now from the latter half of the 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. तो अब क्या हुआ बेटा, इन 16वीं शताब्दी में इन्होंने नॉर्थ में से दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 17th सेंचुरी में लगभग पूरे भारत पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था मुगल्स ने। They imposed a structure of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. तो अब क्या हुआ बेटा, उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ स्ट्रक्चर्स यूज़ करे, जो भी प्रशासन के ढांचे बनाए या फिर शासन संबंधी जो भी विचार लागू किए, वो सभी उनके उनकी राज्य के पतन के बाद भी, मतलब जब उनका रूल ख़त्म हो गया उसके बाद भी उन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया। और ये एक राजनीतिक धरोहर थी जिसका इफ़ेक्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उनके मुगल्स के जाने के बाद जो शासक आए उनको भी वही एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ी। तो मुगल्स ने ऐसी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ भारत में फॉलो की। So, today the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. तो आज बेटे भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर जो लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्र का ध्वज फहराते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, वो एक समय पे मुग़ल एम्परर्स का निवास स्थान होता था। तो जो मुग़ल एम्परर्स हैं वो यहाँ पे रहते थे। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, ये लाल किला यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस लाल किले में मुग़ल एम्परर्स जो थे वो रहते थे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, हु वर द मुगल्स। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारी मेमोरी में कि ये मुगल्स थे कौन, इनके दादा परदादा कौन थे, किन के ये वंशज थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें रीड कर रहे हैं। The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, who died in 1227, ruler of the Mongol tribes, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। तो बेटे मुग़ल जो थे वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। तो उनकी मदर साइड से अगर हम देखें तो वो मंगोल शासक चंगेज़ खान जो कि चीन और सेंट्रल एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, उनके उत्तराधिकारी थे। And from their father's side they were the successors of Timur, who died in 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. और बेटे उनके जो पिता की ओर से वे ईरान, इराक और जो एट प्रेजेंट हम टर्की बोलते हैं, उनके शासक तैमूर के वंशज थे। तो मदर की साइड से वो चंगेज़ खान के वंशज थे और पिता की साइड से वो तैमूर खान के वंशज थे, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी।
However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. अब बेटे जो मुगल्स थे ये ना तो मुग़ल कहलाना पसंद करते थे और ना ही ये मंगोल कहलवाना पसंद करते थे, क्योंकि इनको जो ये किसके वंशज थे? चंगेज़ खान के। तो मंगोल कहलवाना इसलिए इनको पसंद नहीं था क्योंकि चंगेज़ खान से जितनी भी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया था, जिसको मैसेकर बोला जाता है। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक देयर मंगोल कम्पिटिटर्स, और कहीं ना कहीं उनको उज़्बेक्स के साथ भी मेमोरीज़ उनकी कुछ जोड़ी जाती हैं, जो कि मंगोलियंस के मंगोल्स के ही कुछ संबंधी थे। तो इसीलिए ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398। तो कहीं ना कहीं बेटे ये जो मुगल्स थे ये अपनी तिमुरिड एंसेस्ट्री मतलब जो इनके तैमूर वंशावली थी उसके से ये ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करते थे, क्योंकि जितने भी मुगल्स थे उनको इस बात पर गर्व था कि इनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। तो इस वजह से ये काफ़ी अपने आप को प्राउड फील करते थे। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ। तो बेटे इन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन पिक्चर बनवा कर किया था, जो कि आप लास्ट पेज पे देख चुके हैं। सो उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो तैमूर हैं, ये तैमूर और उनके जितने भी आने वाले जो शासक थे उन सभी का पिक्चर यहाँ पे बना रखा है। तो अपनी वंशावली को दिखाने के लिए इन्होंने इस तरह का पिक्चर बनवाया था। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। तो उस टाइम पे मुगल्स के जो सैनिक अभियान थे उनके बारे में हम रीड कर रहे हैं बेटे। यहाँ पे बेटे मैं आपको बता दूँ कि सबसे फर्स्ट रूलर जो थे मुगल्स के वो कौन थे? बाबर। बाबर वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, और इन्होंने इनको 1530 में सरगाना नाम की जो जगह है, फरगाना नाम की जगह, तो इनको फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था 12 साल की उम्र में। 1526 में 1494 में इनको फरगाना नाम का जगह पर इनको उत्तराधिकारी बनाया गया था, मतलब राजगद्दी पर बिठाया गया था जब वो केवल 12 साल के थे। सो ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मंगोल ग्रुप द उज़्बेक। तो अब क्या हुआ बेटा, जो उज़्बेक थे मंगोल्स की जो दूसरी शाखा थी उन्होंने बाबर पर हमला कर दिया, फरगाना पर हमला कर दिया। तो उनको अपनी जो पैतृक गद्दी थी, जो उनकी एंसेस्ट्रल थ्रोन थी, उसको छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। After years of wandering, he seized Kabul in 1504, and in 1526 he defeated Ibrahim Lodi, the Sultan of Delhi, at Panipat and captured Delhi and Agra। तो अब बेटे उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ से फिर उन्होंने अपनी पावर बढ़ा के 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो ये बेटे पानीपत की पहली लड़ाई थी जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग फर्दर, टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। ये हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे बेटे कि मुगल्स के उस टाइम पे जो प्रमुख सैनिक अभियान थे उनको हम रीड करेंगे, और कैन स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। तो बेटे हम उस जो सैनिक अभियान हैं उनको रीड करेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या इस तरह की कोई भी घटना पहले कभी हुई थी या नहीं हुई थी। बाकी बेटे आने वाले जो चैप्टर्स हैं हम उनमें ये भी रीड करेंगे कि मुगल्स और अहोम्स में रिलेशनशिप जो थे वो कैसे थे, सिख और जो मेवाड़ और मारवाड़ थे वहाँ पर जो रिलेशनशिप थे वो किस तरह से थे, और हुमायूं के रिलेशन जो सफ़ाविद ईरान के साथ थे वो उनमें और अकबर के रिलेशन में क्या डिफरेंस था। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस का भी आंसर जानेंगे, जैसे जो औरंगज़ेब के रूलिंग टाइम पे शासनकाल में जो गोलकुंडा और बीजापुर पर जो अधिग्रहण किया गया या कब्ज़ा किया गया, उससे
दक्षिण में जो युद्ध हो रहा था उसका अंत हो पाया या नहीं हो पाया। तो बेटे इन सभी टॉपिक्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।